नमस्कार। भारत देश को अब 3,700 से 4,000 साल हो गए हैं। ऐसा ये विज्ञानी बताते हैं जो हमारे वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किए हैं। और इंडिया का हम आज 75वां सालगिरह मना रहे हैं। इन दोनों को एक सही अनुपात में समझने के लिए हम ऐसा करें कि उस 3,750 साल को 100 साल मान लिया जाए अगर, तो फिर ये जो अंग्रेजों का काल रहा यहाँ 200, 210, 220 सालों का, वो सिर्फ 5 साल है। 100 साल हमारा पूरा इतिहास वेदों के शुरुआत से, और अंग्रेजों का जो शासन यहाँ रहा वो 5 साल या 5.5 साल। और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हम अभी मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, इसका सिर्फ 2 साल का कंट्रीब्यूशन है इस हमारे भारत के इतिहास में। इसको मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हम एक सही मूल्यांकन कर पाए, हम बहक न जाए, है ना, और अधिमूल्यन न कर लें हमारा इन 75 सालों में हमने क्या पाया, हमने क्या क्या किया, क्या उपलब्धियां हमारी रही। इसको एक सही कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। 75 साल में हमने क्या किया, हमने क्या पाया, इसको देखने के लिए ये भी समझना होगा पहले कि 3,750 साल या 3,500 साल तक भारत देश अपनी बल पर, अपने बलबूते पर, अपने अध्ययन करके, अपना शोध करके, अपना अनुसंधान करके हमारी समाज की अनेक प्रकार से हमारे समाज का विकास किया है। ये सब कार्य जो हुआ है हमारे समाज में व्यवस्थाओं को स्थापित करने का, और मनुष्य क्या है इस पर भी खोज करने का, आध्यात्मिक खोज करने का, हम कह सकते हैं कि ये सब 3,500 साल से एक स्वतंत्र वातावरण में हुआ। कहीं बहुत बड़े पैमाने में बाहर से हस्तक्षेप नहीं हुआ। बाहर के लोग जरूर आए और कई लोग उनमें से यहाँ बस भी गए, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र वातावरण में ये सब हुआ है। उसके बाद अंग्रेज आए कुछ सालों के लिए, और वो जब छोड़कर गए, काफी हमको लूट कर और छोड़कर जब गए, जाते जाते उन्होंने कह दिया कि अब तुम स्वतंत्र हो और अभी तुम्हारा जन्म हुआ है स्वतंत्र दुनिया में। और इस बात को कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि स्वतंत्रता तो हमको पता ही नहीं है, हम तो अभी स्वतंत्र हुए हैं 75 साल पहले, जब से अंग्रेजों ने हमको ये एक लेबल पहना दिया कि अभी आप स्वतंत्र हो, अभी अभी आपका जन्म हुआ है। एक प्रकार से पुनर्जन्म ऐसा भी कई लोग मानते हैं इसको, लेकिन पहला जन्म में जो भी हमारा काम रहा, जो भी हमारी सोच रही, जिस भी विचार और एक विश्व दृष्टि पर हम चल रहे थे, एक प्रकार से लग रहा है हमारी याददाश्त हो गई है। हमारे पढ़े लिखों में तो ये जरूर हो गया है कि हम इस पहले वाले 3,500 साल की हमारा क्या किस रास्ते पे हम चल रहे थे, उसकी उपलब्धियां क्या रही, इसको एक प्रकार से हम भूल ही गए, एक एमनीशिया हो गया है। इंडिया का जो ये 75 साल का यात्रा रहा है, इसको इसको सही मूल्यांकन करने के लिए, ताकि अधिमूल्यन भी ना हो और अवमूल्यन भी ना हो, सही सही आंकलन करने के लिए हमको इसका संदर्भ सही बैठाना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और संदर्भ ये है कि विश्व में पिछले 7500 साल में क्या हुआ है। विश्व में जिसका भारत इंडिया एक भाग रहा है, उसमें किस प्रकार की शक्तियां ताकतवर बनती गई हैं इन पिछले 100-200 सालों में, और किस प्रकार की शक्तियों ने यहाँ का अर्थव्यवस्था को बनाया है और चला रहे हैं अभी। किस प्रकार की शक्तियां हैं जिन्होंने एक जो शिक्षा व्यवस्था को बनाया है और जिसको अभी चला रहे हैं विश्व भर में, और किस प्रकार की शक्तियां हैं जो अनेक प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था और उपव्यवस्थाओं को रोज रोज बदल कर बना रहे हैं और उस पर परिवर्तन कर रहे हैं। इंडिया ने क्या इन्हीं शक्तियों के भीतर अपनी यात्रा तय की है पिछले 75 साल की? क्या हमने इन शक्तियों को कभी चुनौती दिया है, या फिर इनको पूरे तरह से अपना लिया है, इनके सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना लिया है, इनके लक्ष्यों को पूरी तरह से अपना लिया है, इनकी फिलॉसफी को पूरी तरह से अपना लिया है? अगर ये आधुनिक शक्तियां जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर ये शक्तियां न्यायपूर्वक जीने के पक्ष में होती,
अगर ये धर्म पूर्वक जीने के पक्ष में होती, अगर ये सत्य पूर्वक जीने के पक्ष में होती, तो फिर कोई समस्या नहीं। हमने जो भी यात्रा तय किया अच्छे के लिए किया है, ऐसा तो जरूर मान सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? अफसोस, बिल्कुल नहीं। आधुनिक जो एक ढांचा बना हुआ है, वो हिंसा के आधार पर बना हुआ है, शोषण के आधार पर बना हुआ है। और इसका प्रमाण हमको हर जगह, हर स्थिति परिस्थिति में नजर आ रही है। दुनिया में हर देश हमेशा संघर्ष करता रहे, व्यक्तिगत स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी हमेशा संघर्ष के रास्ता में चलता रहे, हमेशा युद्ध की तैयारी करता रहे, हमेशा असुरक्षित महसूस करता रहे। ये ऐसा एक ढांचा बनाया गया है जिसके भीतर और जिसके लिए, जिसको बनाए रखने के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था है, आधुनिक शासन व्यवस्था है और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी है। और अगर ये सही है तो हम कैसे मान लें कि हमारा जो ये 75 साल का सफर रहा है, अगर ये गलत ही रास्ते में हम जा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि इसमें हर कदम हमारे लिए एक उपलब्धि है। अफसोस की बात यह है कि इंडिया ने ये शक्ति केंद्रित शासन, जो पश्चिमी आधुनिक तंत्र है, उसको न केवल भारत में बनाया रखा अंग्रेजों के जाने के बाद भी, लेकिन इंडिया ने भारत में इस तंत्र को और पोषित किया। हर राजनीतिक दल ने इस 75 साल की यात्रा में इस बाहरी तंत्र को, उसको देखते हुए भी कि ये शोषण पर और हिंसा पर ये आधारित है, इसको बनाए रखा। जो भी राजनीतिक दल, जो भी राजनेता को ये कुर्सी मिली, उसने इसका पूरा फायदा उठाया अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसका उदाहरण तो एक तो इमरजेंसी है, वो तो एक घोषित किया हुआ इमरजेंसी है, लेकिन ऐसे और काल से गुजरे हैं हम, और शायद अभी भी गुजर रहे हैं, जब बिना इमरजेंसी कहे भी, बिना घोषित किए भी भारतवासी ही भारतवासियों पर अपना तानाशाही कर रहे हैं। अगर इंडिया ने इन पिछले 75 साल की यात्रा में सही रास्ता पर ही नहीं चला, हम कैसे मान लें कि हमको अपनी मंजिल मिल जाएगी? न्याय वाली मंजिल, सत्य वाली मंजिल, धर्म वाली मंजिल कैसे मिल जाएगी जब हम उस रास्ते पर ही नहीं चले? गांधी जी ने बहुत इस बार पर हमारा ध्यान आकर्षण करवाया कि माध्यम और मंजिल में तालमेल अगर न हो, यानी कि अगर हम गलत माध्यम का इस्तेमाल करें, तो हम सही मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये आधुनिक तंत्र जो है, वो अपनी अव्यवस्था इस प्रकार से उसमें निहित है कि वो हर देश को एक रेस में लगा दिया है। इंडिया भी उस रेस में है। हमारे नेताओं को सुनिए, इंडिया को हम नंबर 1 बनाएंगे। किस चीज में नंबर 1 बनाएंगे? क्योंकि ये रेस ऐसा रेस है जिसमें सभी दौड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम शोषण करें, जल्दी से जल्दी हम धरती को नाश करें और जीडीपी बढ़ाएं। जिसने जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ाया वो जीता। और जीडीपी ज्यादा हुआ इसका मतलब शोषण ज्यादा हुआ, जीडीपी ज्यादा हुआ इसका मतलब अन्याय ज्यादा फैला, जीडीपी ज्यादा हुआ इसका मतलब प्रदूषण ज्यादा फैला, जीडीपी ज्यादा हुआ इसका मतलब व्यक्ति ही संघर्ष करते करते थक गया और धरती हमारे कुकर्मों को सहते सहते वो धरती ही बीमार हो गई। और इस तरह से अव्यवस्था फैल रही है। हम भी इस रेस में लगे हुए हैं, हमारे सारे नेता इस रेस में लगे हुए हैं, हमारे सारे राजनीतिक दल इस रेस में लगे हुए हैं, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन सब लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि इन्होंने विकल्प देखा ही नहीं। और ये कमाल की बात है, अगर हम हमारी पहली बात से इस बात को जोड़ दें, ये कैसा हो गया है हमको कि इस 75 साल में जिस रेस में हम लग गए, हमारे जो इस देश को चलाने वाले हैं वो भूल ही गए कि हमारे पास एक विकल्प है। 3500 साल से भारत देश में जो भी एक काम हुआ, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था पर काम हुआ, जो शिक्षा व्यवस्था पर काम हुआ, जो आध्यात्मिक जरूरतें को पूरी करने के लिए जो अपना एक व्यवस्था जो तैयार हुआ, ये सब परफेक्ट था ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ अपना तो था, उसमें कुछ भूमिका अपनी रही। उसके कारण और उसके परिणाम हमारे सामने हैं
कि क्यों हमने किया और क्या पाया। लेकिन इस आधुनिक रेस में तो हम क्यों इस दौड़ में लगे हुए हैं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो जीतने वाला भी हार ही गया है। क्योंकि इसको जीतकर अगर धरती को बीमार करना है, इसको जीतकर अगर मनुष्य को ही हारना है, तो फिर किस किस प्रकार का जीत। उदाहरण के तौर पर हम भारत की एक व्यवस्था को देख सकते हैं जो हजारों साल पुरानी है और अभी भी जीवित है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। ये व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सबका मिला जुला एक व्यवस्था है। यहाँ महाराष्ट्र में जहाँ मैं हूँ, यहाँ एकादशी के दिन हम लोग खेती नहीं करते। कोई भी किसान यहाँ अपने खेत में नहीं जाता एकादशी के दिन। और क्योंकि महीने में 2 पक्ष हैं, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो हर महीने में 2 एकादशी हमको ऐसा दिवस मिलते हैं जिसमें हम धरती पर कोई खुदाई नहीं करेंगे, कोई निराई गुड़ाई नहीं होगी उस दिन, हल चलाना तो दूर की बात। और घर में उस दिन हम लोग अनेक प्रकार के उपवास रखते हैं। ये सब स्वेच्छापूर्वक हो रहा है। वैसे ही हमारे पश्चिमी तट पर सैकड़ों ये मछुआरों के समुदाय जो हैं, वो वर्षा ऋतु के शुरू होते ही समुद्र में जाना बंद कर देते हैं। कोई सरकार का नियम नहीं कहता कि बंद होना चाहिए, वो अपने आप बंद कर देते हैं। 2 महीने के लिए बंद रखते हैं। और नारियल पूर्णिमा के दिन, जो अभी 2 दिन पहले हुआ, नारियल पूर्णिमा के दिन एक त्योहार के माहौल में वो फिर समुद्र में अपने नाव लेकर चलते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो 2 महीने हैं जिसमें हमारे समुद्र के जो मछलियां हैं और अन्य प्रकार के प्राणियां वहाँ हैं, उनको अपना समय देना, उनको अपना पुनर्उत्पादन होने का एक अवसर देना। और ये सोच पर आधारित ये जो रीति रिवाज है, ये सैकड़ों या शायद हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि बम्बई और गोवा जैसी जगहों से बड़े बड़े बिजनेस वाले जो बड़े बड़े मोटर बोट चलाते हैं और बड़े बड़े पैमाने में बड़े जालियों के साथ मछलियां पकड़ते हैं, वो इन 2 महीनों में अपना काम रोकते नहीं। आधुनिक अर्थव्यवस्था वो है। हमारा जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है वो प्रकृति को अपने के साथ एक सामंजस्य बिठाकर अपना एक आवर्तनशील अर्थव्यवस्था बनाने का एक प्रयास है, ताकि प्रकृति में जो चक्र चल रहा है उसके तालमेल में हो, ताकि सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, मनुष्य शेष हर प्राणी इस धरती पर वो भी समृद्ध रहे और वो भी स्वस्थ रहे और उनकी भी उचित मात्रा में आबादी बना रहे। ये एक सामंजस्यपूर्ण मंदी है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। एक वॉलंटरी विड्रॉल है। दूसरी तरफ चलिए अब देखते हैं आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसका अर्थव्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, पृथ्वी और पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके आधार यही है कि मनुष्य शेष जो भी और प्राणी हैं उन सब से हमको खतरा है। ये जो छोटे जीव जंतु हैं जो पानी में हैं, जो धरती में हैं, मिट्टी में हैं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। इनको समाप्त करना है, इनको इस हद तक समाप्त करना है कि एक बैक्टीरिया भी, एक वायरस भी जीवित न रहे। ये शुक्र है कि ये सफल नहीं हुए आधुनिक स्वास्थ्य के तरीके, नहीं तो अगर सफल हो जाते और एक भी बैक्टीरिया नहीं बचा तो मनुष्य का शरीर भी बचा नहीं रहेगा। आपके ही शरीर में 1 करोड़ से अधिक बैक्टीरिया है। अगर मनुष्य का छोटी आंत जो है उसको निकाल कर देखा जाए एक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप इतने करोड़ बैक्टीरिया वहाँ पाएंगे कि अगर वो बैक्टीरिया को निकाल दिया है तो छोटी आंत ही नहीं बचेगी। यही है जीव जंतु जो काम कर रहे हैं हमारे लिए। और ये सब एक प्रकार से इस बात को समझ लिया, ऐसा लगता है भारतीय जो स्वास्थ्य का परिभाषा और उसकी जो समझ बनी है उसमें ये बात को समझ लिया, ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा उन्होंने संतुलन की बात की। बैक्टीरिया और वायरस जब
अपने उचित मात्रा से अधिक हो जाते हैं तो बीमारी हो जाती है। तो हमको उनको वापस अपने संतुलन में लाना है। ये एक दृष्टि बिल्कुल आधुनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विपरीत है। और इस उदाहरण से मैं ये दिखाना आपको चाहता हूँ कि दो कितने अलग तरीके के समाज बनते हैं, दो अलग प्रकार की मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का आचरण बनता है अगर हमारी सोच विचार अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है, हमारा विश्व दृष्टि अलग है, हमारा दर्शन अलग है। जब भी भारत की इतिहास की बात उठती है और भारत में परंपरागत बनाए गए व्यवस्थाओं की बात होती है तो कई बार ये सुनने को मिलता है, अरे यार क्या तुम हमको पीछे ले जाओगे, यू वांट अस टू गो बैकवर्ड। ऐसी बातें उठती है मन में, है ना। अगर मान लीजिए कल आप स्वस्थ थे, आज आप किसी कारण बीमार हो गए और आप आने वाले कल में फिर स्वस्थ होना चाहेंगे ना, तो क्या हम कहेंगे कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं क्योंकि कल स्वस्थ थे, बीता हुआ कल में, और वही चाहते हो आने वाले कल में? ऐसा तो नहीं है ना। हमको जो भी सही लगता है, सत्य असत्य के आधार पर, धर्म अधर्म के आधार पर, न्याय अन्याय के आधार पर, इन ठोस मतलब ये लिटमस टेस्ट है, अगर इनके आधार पर हमको जो सही लगता है, अगर वो कल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वो कल से चला आ रहा हो तो अच्छी बात है, या फिर कल से आ रहा हो लेकिन परफेक्ट ना हो तो उसको हम और सुधार लें और उसको और परफेक्ट बना लें। लेकिन ये एक सोचना कि क्योंकि कोई सही चीज कल हुई है वो आज फिर करना, इस गोइंग बैकवर्ड, ये पीछे जाना है, इस पर थोड़ा सा हमको पुनर्विचार करना होगा। तो क्या इस 75वें इंडिया के 75वें सालगिरह के अवसर पर और भारत देश के 3750 साल या 4000 साल के अवसर पर क्या ये प्रश्न उचित है, क्या ये आवश्यक है, क्या ये महत्व रखता है, ये आप लोग सोचिए। अगर मौलिक स्तर पर ही पूरा का पूरा आधुनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, क्या भारत नहीं, इंडिया का उस रास्ते पे चलना ये क्या सही है हमारे लिए? ये प्रश्न अगर आपको सही लगता है तो इस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए। आजकल देशभक्ति का नारा बहुत लग रहा है। क्या कोई भी देशभक्ति चाहेगा कि एक शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था को हम अपना लक्ष्य बनाएं? क्या कोई भी असली देशभक्ति चाहेगा कि एक शक्ति केंद्रित शासन पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था को हम अपना लक्ष्य बनाएं और चलाते रहें? क्या कोई भी असली देशभक्त ये चाहेगा कि हमारा इतना ढीला शिक्षा व्यवस्था जो हमको सिर्फ नौकर बनाने के लिए सपना देता है, क्या वो उसको लक्ष्य बना सकता है? कहीं ना कहीं हम नारेबाजी में ये बात को भूल न जाएं कि एक तरफ भारत का 3800 साल का इतिहास, उसका अनुभव, उससे प्राप्त उपलब्धियां, और एक तरफ इंडिया का 75 साल का जो भी अनुभव रहा है। और कोई व्यर्थ नहीं है, क्योंकि गलत रास्ते पर भी अगर आदमी जाए और चोट भी लगे, चोट से भी आदमी सीखता है, और जब पता चल जाए कि ये गलत रास्ता है तो उससे भी सीख मिलती है। लेकिन क्या हम तैयार हैं ये स्वीकारने के लिए कि हम गुमराह हो गए? अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।